हेलो एवरीवन। सो रैपिड रिवीजन वीडियो के अंदर अगले सेशन में हम मुलाकात कर रहे हैं। ये कारो 2020 का रैपिड रिवीजन है। शुरू करते हैं। ये सबसे पहले कारो कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, तो कारो एप्लीकेबल होगा एक तो कंपनी जो इंडिया में बनी है, दूसरी फॉरेन कंपनी के ऊपर। लेकिन कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होने वाला, बैंकिंग के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा, इंश्योरेंस के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा, स्मॉल में एप्लीकेबल नहीं होगा, ओपीसी में एप्लीकेबल नहीं होगा, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, साथ में प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी को 4 कंडीशन पूरी करनी है। पहली कंडीशन है कि प्राइवेट कंपनी ना तो सब्सिडरी होगी ना होल्डिंग होगी पब्लिक कंपनी की। दूसरी बात, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस मिलाकर दोनों मिलाकर 1 करोड़ से ऊपर नहीं होने चाहिए बैलेंस शीट डेट में। तीसरी बात, लोन बोरिंग जो आपने बैंक एफआई से ली होगी वो 1 करोड़ से ऊपर नहीं होने चाहिए एनी पॉइंट ऑफ टाइम में। चौथी बात, टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग द रेवेन्यू फ्रॉम डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। जब कैपिटल की बात करेंगे सारी कैपिटल आएगी, इक्विटी भी, प्रेफरेंस भी, रिजर्व के अंदर सारे रिजर्व आएंगे, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सब कुछ आएगा। साथ में ध्यान रखिए जो कैपिटल कंसीडर करनी है वो कंसीडर करनी है 31 मार्च को। बीच में कैपिटल का फिगर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, 31 मार्च का जो फिगर है वो मैटर करता है। जहाँ तक लोन की बात है, ध्यान रखना बच्चा वाड़ी कि लोन में सारे लोन आएंगे, चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, डिमांड लोन हो, सीसी अरेंजमेंट कुछ भी हो, लेकिन वही लोन कंसीडर करेंगे जो बैंक एफआई से लिए गए हैं। साथ में लोन के केस में सिर्फ आउटस्टैंडिंग बैलेंस चेक करना है, टोटल अमाउंट ऑफ लोन नहीं देखना। ठीक वैसे ही ओडीसीसी के अंदर भी कितनी आपको लिमिट सैंक्शन हुई है वो नहीं देखनी, कितना अपना आउटस्टैंडिंग है वो आपको देखना है। 1 करोड़ का जो लोन है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर एक भी दिन एक्सीड कर गया तो कारो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं सर, शुरू करते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी की बात हो गई, फिर पैराग्राफ 3 पे आते हैं। पैराग्राफ 3 में सबसे पहला पॉइंट है पीपीई को लेकर। तो भैया आपको चेक करना है क्या कंपनी प्रॉपर रिकॉर्ड बना रही है पीपीई की सिचुएशन क्वांटिटी को लेकर, और क्या प्रॉपर रिकॉर्ड बनाए गए हैं इंटेंजिबल एसेट्स को लेकर भी, और क्या पीपीई का फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट कर रहा है रीजनेबल इंटरवल में। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन में कुछ भी कमियां आई हैं तो मटेरियल डिस्क्रिपेंसी को ठीक किया गया है नहीं किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। साथ में क्या पीपी का रिवैल्यूएशन किया गया है। अगर रिवैल्यूएशन किया गया, 2 बातें ध्यान रखिए। पहली बात तो रिवैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने किया होगा, और दूसरी बात अगर कोई भी फर्क आया है 10% या उससे ऊपर का ईच क्लास ऑफ एसेट को लेकर तो ये आपको बताना पड़ेगा बीइंग द ऑडिटर। साथ में क्या कंपनी की किसी प्रॉपर्टी को बेनामी संपत्ति के तौर पर चिन्हित किया गया है, अगर किया गया है तो कोई कार्रवाई चल रही है या पेंडिंग है वो आप बताइए बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर। साथ में जो भी पीपीईज हैं वो कंपनी के नाम पे हैं, ये आपको देखना जरूरी। टाइटल डीड कंपनी के नाम पे होनी चाहिए, लीज डीड कंपनी के नाम पे होनी चाहिए। अगर वो कंपनी के नाम पे नहीं तो 6 बातें आपको बतानी पड़ेगी। पहली बात तो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दो, कौन सी प्रॉपर्टी है। दूसरी बात क्या वैल्यू है। तीसरी बात किसके नाम पे है। चौथी बात क्या प्रमोटर डायरेक्टर के नाम पे है। पांचवी बात कब से कंपनी ने होल्ड की हुई है। छठवीं बात क्यों वो कंपनी के नाम पे नहीं है। तो ये आपको 6 बातें बतानी पड़ेंगी इन द केस ऑफ पीपी। इन्वेंट्री की जहाँ तक बात है, पहला पॉइंट सेम है, क्या इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल में हो रहा है। जो भी कवरेज मैनेजमेंट ने किया है फिजिकल वेरिफिकेशन में वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है फिजिकल वेरिफिकेशन में इन्वेंट्री के 10% या उससे ऊपर की ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री को लेकर तो वो बात ऑडिटर को बतानी पड़ेगी। तीसरी बात, क्या वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ऊपर की है। सबसे पहले आप ये चेक करिए, अगर होगी तो सिक्योरिटी रखी गई करंट एसेट्स की। उस केस में आप देखिए जो भी क्वार्टरली रिटर्न्स जमा किए जा रहे हैं या स्टॉक स्टेटमेंट जमा किए जा रहे हैं बैंक के पास, उनमें जो फिगर्स दिए हैं वो कंपनी के फिगर्स के साथ टैली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि इन्वेंट्री बताइए 5 करोड़ की और उसमें बता रहे हो 20 करोड़ की इन्वेंट्री जो रिटर्न फाइल कर रहे हो बैंक के पास, तो मिसमैच नहीं होना चाहिए। साथ में जहाँ तक बात है लोन की, लोन में देखें स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको 2 हेड में, जो लोन जैस को दिए हैं, जो लोन किसी और को दिए हैं। जैस का मतलब है जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, और किसी और को दिए हैं तो वही बताइए। साथ में दूसरा पॉइंट, कंपनी के लोन गारंटी सिक्योरिटी कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए। तीसरी बात, वो लोन एडवांस जो भी दिया गया है तो क्या शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट का बताया गया है या नहीं। साथ में आप वहाँ पर रीपेमेंट जो आपको मिल रही है वो बराबर टाइम पे मिल रही है या नहीं। अगर कोई भी ओवरड्यू 90 दिनों से ऊपर है, मोर देन 90 डेज, तो क्या कंपनी ने रिकवरी के लिए प्रॉपर स्टेप परफॉर्म किए हैं या नहीं। साथ में कोई भी लोन क्या आपने रेफ किया है, रेफ मतलब आरईएफ मतलब रिन्यू, एक्सटेंड या फ्रेश लोन दिया है तो बताइए। साथ में ऑडिटर बताएगा परसेंटेज, किस चीज़ का परसेंटेज। ऑडिटर बताएगा टोटल लोन में से कितने लोन का रेफ किया है, कितने लोन आपने रिन्यू, एक्सटेंड और फ्रेश लोन दिए। साथ में टोटल लोन में से कितने कितने लोन डिमांड लोन है जो आपने दिए हैं प्रमोटर आरपी को, वो बताइए। ठीक है ना, तो परसेंटेज आपको बताना पड़ेगा उस केस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं लोन गारंटी सिक्योरिटी की, सब पैरा 4 का या क्लॉज 4 की।
उसमें आपको दो चीज़ें चेक करनी है, क्या 185 186 माना गया है या नहीं, दो सेक्शन से 185 186, ठीक है। साथ में आते हैं डिपॉजिट के अंदर। डिपॉजिट में ध्यान रखिए क्या आपने आरबीआई डायरेक्शंस माने हैं, पहली बात। क्या आपने 73 से लेकर 76 सेक्शन को माना है, दूसरी बात। साथ में क्या ऑर्डर को फॉलो किया गया है जो ऑर्डर एनसीएलटी ने, कंपनी लॉ बोर्ड ने, आरबीआई ने या किसी और कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने पास किया, उस ऑर्डर का भी कंप्लायंस किया गया है या नहीं। साथ में आते हैं क्लॉज 6 के अंदर, क्या कॉस्ट रिकॉर्ड बनाए हैं उन कंपनीज हैं जिनको बनाने जरूरी है एज पर सेक्शन 148। आपको तो पता है 35 करोड़ का टर्नओवर होगा पिछले साल, तो इस साल कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। साथ में आते हैं अगले में स्टैट ड्यूज के अंदर। देखो स्टैट्यूटरी ड्यूज की अगर बात है, अगर वो डिस्प्यूटेड है तो दो बातें बताइए, कितना अमाउंट है डिस्प्यूट में और नेम ऑफ द फोरम जहां मैटर पेंडिंग है। अगर डिस्प्यूटेड नहीं है तो आप देखिए क्या बैलेंस शीट डेट में 6 महीने से ऊपर क्या आउटस्टैंडिंग है। अगर बैलेंस शीट डेट में 6 महीने से ऊपर क्या आउटस्टैंडिंग है तो ये बात आपको बतानी पड़ेगी। ऐसा हर एक ड्यू जो 6 महीने से ऊपर क्या आउटस्टैंडिंग रखता है बैलेंस शीट डेट में, वो ऑडिटर बताएगा। अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड किए गए हैं, अगर किए गए हैं रिकॉर्ड तो आप देखिए वहाँ पर बुक्स में उसका प्रॉपर इफेक्ट दिया गया है या नहीं, ठीक है। अगला आता है भाई आपका क्लॉज 9 का, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन का। ध्यान रखें बच्चे, क्या कंपनी ने रीपेमेंट की है या नहीं। ये लोन कंपनी ने खुद ने लिया है तो अगर रीपेमेंट की तो अच्छी बात, अगर रीपेमेंट नहीं की तो 6 बातें बतानी पड़ेंगी। 6 बातें कौन कौन सी, नेचर ऑफ बोरोइंग, कौन सा लोन नहीं दिया, नेम ऑफ लेंडर, बैंक एफआई का नाम, डिबेंचर होल्डर का नाम नहीं बताने की जरूरत है यहाँ पे, कितना पैसा नहीं दिया, अमाउंट। चौथी बात प्रिंसिपल नहीं दिया, इंटरेस्ट नहीं दिया, क्या नहीं दिया। पांचवी बात नंबर ऑफ डेज, कब से नहीं दिया। और छठवीं बात कोई रिमार्क है तो वो ऐड कर दो। सबसे पहली बात यही आएगी क्या आपने लोन बराबर दिया है या नहीं दिया। नहीं दिया तो 6 बातें बताइए। दूसरी बात क्या आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया है, विलफुल डिफॉल्टर आपको डिक्लेयर किया गया है, दूसरी बात। तीसरी बात क्या शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन लिया है वो लॉन्ग टर्म में तो इस्तेमाल नहीं किया। पांचवी बात क्या कंपनी ने लोन लिया है जैस के लिए, मतलब ऑब्लिगेशन कंपनी के नहीं है, जैस के ऑब्लिगेशन है। जैस मतलब जॉइंट वेंचर एसोसिएट सब्सिडियरी, लोन कंपनी ले रही है तो ऐसा लोन बताइए। साथ में क्या कंपनी ने जैस में अपनी शेयर होल्डिंग जो उसकी है कंपनी की उसे प्लेज में रख के लोन लिया है क्या, अगर ऐसा कोई लोन है तो वो भी बताइए, ठीक है ना। 2 बातें, जैस के लिए लोन लिया है तो वो बताओ, और जैस में अपनी शेयर होल्डिंग को गिरवी के तौर पर रख के अगर कंपनी लोन ले रही है तो वो बताओ। साथ में आता है भाई पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट, क्लॉज 10 के अंदर कहता है क्या आईपीओ एफपीओ से जो पैसा रेस किया है वो उस पर्पस में खर्च किया है या नहीं जिस पर्पस के लिए आप पैसा लेकर आए थे। अगर नहीं किया तो डिले बताइए, डिफॉल्ट बताइए, सब्सिक्वेंट कोई रेटिफिकेशन हुआ है तो वो बताइए। साथ में क्या कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा रेस किया है, अगर किया है तो 2 बातें ध्यान रखिए। पहली बात 42 और 62 का कंप्लायंस चेक करिए। दूसरी बात जिस पर्पस के लिए पैसा रेस किया प्राइवेट प्लेसमेंट से उस पर्पस में यूटिलाइज किया गया है या नहीं, अगर नहीं किया गया तो बताइए। अगला पॉइंट है जी रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड को लेकर, ठीक है ना। फ्रॉड में 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। कंपनी ने फ्रॉड किया है, कंपनी के साथ फ्रॉड हुआ है, आपने पकड़ा है, आपको बताया गया, नोटिस और रिपोर्टेड बाय द कंपनी ऑन द कंपनी। आप 2 बातें बताइए, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड। साथ में अगर फ्रॉड 1 करोड़ है उससे ऊपर का है तो सीजी को एडीटी 4 फाइल किया गया है नहीं, ये बताएगा ऑडिटर। तीसरी बात क्या कंपनी ने विसल ब्लोअर कंप्लेन को कंसीडर किया है या नहीं, वो बताएगा ऑडिटर। अब आते हैं निजी कंपनी। निजी कंपनी के अंदर आप 3 बातें ध्यान रखिए, क्या नेट ओन फंड टू डिपॉजिट का रेशियो 1:20 है या नहीं, लाइबिलिटी को मीट आउट करने के लिए। क्या टोटल डिपॉजिट के 10% डिपॉजिट अनइनकम्बर्ड है या नहीं। और तीसरी बात क्या कोई भी डिफॉल्ट हुआ है इंटरेस्ट या डिपॉजिट को रीपे करने में निजी कंपनी के द्वारा, वो आप बताइए। आरपीटी के अंदर 2 बातें ध्यान रखिए। पहली बात तो 177 188 का कंप्लायंस चेक करना है। दूसरी बात क्या डिस्क्लोजर एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल AS 18 उसके हिसाब से किया गया यानी। अब आता है इंटरनल ऑडिट। यहाँ पे 2 बातों का ध्यान रखिए, क्या इंटरनल ऑडिट सिस्टम कंपनी के साइज और नेचर के हिसाब से है। दूसरी बात क्या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को स्टैट ने कंसीडर किया है या नहीं, 610 भी लगता है यहाँ पे तो ऐसे। फिर आते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन पे, क्या नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए 192 माना गया है या नहीं। 192 बेसिकली कहता है कि आपको वैल्यूएशन और OR पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग में, ठीक है ना। अब आते हैं जी आरबीआई के रजिस्ट्रेशन के अंदर, सुनिए जी, क्या कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं। पहली बात NBFC एक्टिविटी कैरी करने के लिए। दूसरी बात कंपनी कहीं बिना सर्टिफिकेट के तो NBFC एक्टिविटी नहीं कर रही है, ये बात इंश्योर करिए, दूसरी बात। तीसरी बात क्या कंपनी कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या,
अगर है तो क्राइटेरिया पूरा कर रही है या नहीं, और अगर कंपनी एग्जेम्प्टेड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एग्जेम्प्टेड, तो एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं या नहीं। देखो, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी उसको मानते हैं किसी भी एनबीएफसी को जिसका एसेट साइज 100 करोड़ का होता है। कितने का? 100 करोड़ का एसेट साइज होता है बेसिकली, ठीक है ना। उसे हम कहते हैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, और उनकी जो 90% एसेट्स है वो इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में होती है। 100 करोड़ का एसेट साइज और 90% एसेट इन्वेस्टमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, उसे बोलते हैं सीआईसी। अगर सीआईसी है तो रजिस्टर्ड होगी, रजिस्टर्ड है तो क्राइटेरिया पूरा किया होगा। अच्छा, एग्जेम्पशन किसको मिलता है? जिसका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है वो एग्जेम्प्टेड रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो एग्जेम्प्टेड है वहाँ पर क्राइटेरिया पूरा कर रही है या नहीं। और अगली बात ध्यान रखिए, अगर एक ग्रुप बना है उसमें मल्टीपल सीआईसीज हैं तो उनके नाम बताइए कितने सीआईसी हैं वहाँ पे। मोर देन 1 सीआईसी इज देयर। ठीक है, अब आते हैं कैश लॉसेस पे। क्या कंपनी को कैश लॉस हुआ है इस साल जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं, और क्या उसके पिछले साल? अगर हुआ है तो कैश लॉस बताइए। फिर आते हैं जी आपका क्लॉज नंबर 18 पे, रेजिग्नेशन। क्या स्टैट ऑडिटर ने रिज़ाइन किया था? अगर किया था तो उसके ऑब्जेक्शन, उसके कंसर्न्स, उसके रेजेस आपने कंसीडर किए हैं यानी बीइंग द स्टैट ऑडिटर। आप नए स्टैट ऑडिटर हैं, पिछला वाला छोड़ के चला गया तो उसकी बातें आपने सुनी हैं यानी। फिर आता है जी बोर्ड एंड मैनेजमेंट प्लान। बिल्कुल ठीक बात है। देखो जी, ऑडिटर इस बात से कंफर्म करेगा कि कंपनी में कहीं भी अनसर्टेनिटी नहीं है ऑडिट रिपोर्ट के दिन। मतलब कंपनी वो सारी उधारियां पे कर पाएगी जो बैलेंस शीट डेट से अगले एक साल में ड्यू हैं, पेएबल हैं। वो सारी उधारी कंपनी पे ऑफ कर सकती है। कंपनी इज कम्पिटेंट टू पे ऑफ ऑल द लाइबिलिटीज विच विल बी पेएबल इन द नेक्स्ट 1 ईयर। इसके लिए ऑडिटर 6 बातें कंसीडर करेगा: फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग रिपोर्ट, रियलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ की पेमेंट, अदर इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई है, और आखिरी बात ऑडिटर का नॉलेज बोर्ड और मैनेजमेंट के प्लान को लेकर, उनकी क्या प्लानिंग है आगे की, उसकी समझदारी देखकर, उसके अंडरस्टैंडिंग देखकर आप ये तय कर सकते हैं कि अगले एक साल में जो भी उधारी ड्यू है क्या कंपनी उसे पे ऑफ कर पाएगी। अगला है जी सीएसआर। सीएसआर में 2 बातें ध्यान रखिए। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और 31 मार्च में पैसा बच गया, कंपनी सीएसआर खर्चा नहीं कर पाई, तो कंपनी वो पैसा 6 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर ट्रांसफ़र करेगी। कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगी? स्पेशल बैंक अकाउंट में। तो क्या कंपनी ने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए बचा हुआ पैसा 30 दिन में ट्रांसफ़र कर दिया है या नहीं? जो अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे उसे बोलेंगे अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया है या नहीं 30 दिन के अंदर। और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, आपने खर्चा किया फिर भी पैसा बच गया, पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाए आप उस साल में, तो जो पैसा बचेगा वो 6 महीने के अंदर, साल ख़त्म होने के, एक ऐसे फंड में ट्रांसफ़र करिए जो फंड स्केड्यूल 7 में दिया हुआ है। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का पैसा अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में 30 दिन के अंदर, और दूसरी बात अदर देन ऑनगोइंग 6 महीने के अंदर ऐसे फंड में जो स्केड्यूल 7 में दिया गया है। और आखिरी है एडवर्स रिमार्क को लेकर। क्या आपके सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी के ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जब कारों की बातें बताई हैं तो क्या कोई क्वालिफिकेशन ऐड किया है क्या उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर? अगर उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन ऐड किया है सब्सिडरी और एसोसिएट के ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कारों को लेकर, तो आप ये बातें बताइए कि भाई मेरे सब्सिडरी और मेरे जो एसोसिएट के ऑडिटर्स हैं उन्होंने क्लॉज 5 या 10 जो भी है इसको लेकर क्वालिफिकेशन ऐड किया है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये हो गया जी आपके सारे पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ 4 कहता है अगर कोई भी आप आंसर नेगेटिव देते हैं, क्वालिफिकेशन ऐड करता है ऑडिटर, तो बेसिस देना पड़ेगा उसने नेगेटिव आंसर क्यों दिया है। तो ये हो गया कारो 2020 का रिवीजन, रैपिड रिवीजन। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले रिवीजन के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।